नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के चुनाव में अचानक ये गुजराती और मारवाड़ी क्यों होने लग गया। सुनकर आपको थोड़ा ताज्जुब होगा, लेकिन बड़े बड़े नेता ये बातें कर रहे हैं कि गुजरात के चुनाव में कहा जाता था अरे मारवाड़ी आ गया है, इसको वोट मत देना। अब यहाँ राजस्थान में चुनाव चल रहा है तो गुजराती यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा। पहले मेहमानों से आपको मिलवा दें। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्टूडियो मौजूद हैं। हर्षवर्धन, स्वागत है आपका। समीर चौगांवकर साहब मेहमान हमारे। समीर जी, स्वागत है आपका। राहुल महाजन जी भी स्टूडियो में। राहुल जी, आपका बहुत स्वागत है। दरअसल हुआ यह कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अशोक गहलोत साहब ने किस्सा सुना दिया। उन्होंने कहा कि जब 2017 में गुजरात का चुनाव चल रहा था तब कांग्रेस पार्टी जीतने वाली थी। मोदी जी तब बड़ी भावनात्मक अपील कर बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त ये अपनी सभाओं में कहना शुरू कर दिया कि एक मारवाड़ी आया है। मारवाड़ी मतलब अशोक गहलोत, जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान के प्रभारी थे चुनाव के। और प्रधानमंत्री ने यह कहा बकौल अशोक गहलोत कि एक मारवाड़ी को वोट दे दोगे तो मैं गुजराती हूं, मैं कहां जाऊंगा। तो अशोक गहलोत ने आज ये कहा कि आज गुजराती यहां पर आ रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह, वो चुनाव में प्रचार के लिए आ रहे हैं। तो मैं भी आपसे कहता हूं कि मैं राजस्थानी हूं, गुजरातियों को वोट दे दोगे तो मैं कहां जाऊंगा। तो बात तो बड़ी दिलचस्प है, कितनी सच्ची है ये नहीं कह सकते। सुनिए। पूरे कांग्रेस में जिसने परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी, जब मैं इंचार्ज था वहां पर गुजरात के अंदर 17 के अंदर, प्रधानमंत्री जो अभिनेता भी तो हैं, जिस रूप में अभिनय करते हैं वो, मैं ओबीसी का हूं, मैं नीच हूं, मुझे नीच कह दिया। कमाल है, किसी ने नीच नहीं कहा उनको उस वक्त में, किसी ने नीच नहीं कहा और एकदम माहौल बना दिया। एक मारवाड़ी आया हुआ यहाँ पर इंचार्ज के रूप में। भाई और बहनों, अगर मारवाड़ी की बात मानोगे तो मैं गुजराती हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं किसके पास जाऊँगा। और वोट ले लिए वहाँ पे भावुक बन करके। हम चुनाव काम में नहीं हो पाए, काम में होने वाले थे हम लोग उस वक्त में। गुजराती बन गए, मैं कहाँ जाऊँगा। अब वो गुजराती यहाँ आ रहा है ना, हम तो नहीं कह रहे कि ये गुजराती आ गया है। भाई और बहनों, गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो आपके पास ही आऊँगा। बताइए आप। मैं भी तो कह रहा हूँ राजस्थान वासियों, गुजराती आके घूम रहा है यहाँ पर, वोट मांग रहा है। मैं आपका हूँ, मैं थासु दूर नहीं हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। अब कह दिया कि मैं गारंटी देता हूँ चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अगली बार मुख्यमंत्री वापस नहीं बनेंगे। ये भविष्यवक्ता है क्या। गहलोत साहब अब कह रहे हैं कि गुजराती आकर यहाँ के राजस्थान में मारवाड़ी को हराना चाहते हैं। चले साहब, ऐसी चीजों का कोई जवाब नहीं। हम एक भी प्रत्याशी गुजराती नहीं है। सभी की सभी सीटों पर राजस्थान के ही धरती के पुत्र और बेटियां चुनाव लड़ रही। तो अमित शाह जी इस जाल में फंसे नहीं। जाल तो डाला था गहलोत साहब ने कहानी सुना करके, चुनाव को मारवाड़ी बनाम गुजराती करने की कोशिश की थी। लेकिन जो वो किस्सा सुना रहे हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ था क्या? ये बात करते हैं। हमारे साथ मेहमान हैं और चुनावों में जाते भी रहे हैं। 2017 का चुनाव भी आपने बड़ी क्लोजली देखा होगा महाजन साहब, ऐसी कोई कहानी सुनी थी क्या? देखिए, जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो गहलोत साहब हों या फिर छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री हैं, ये सब इन सब ने ना नरेंद्र मोदी जी से काफ़ी कुछ सीखा है। अगर गुजरात के चुनावों को आप ने देखा हो तो गुजरात के चुनावों में गुजराती अस्मिता का जो प्रश्न उठाया जाता था या उस पे जो चुनाव में माहौल बनाया जाता था, वो वहाँ पे बहुत मतलब अच्छे से देखने को मिलता था। शायद यही कारण है कि चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया इस तरह की बातें करते हैं। अब गहलोत साहब ने ये कहना शुरू कर दिया है कि राजस्थानी अस्मिता जैसा अगर ये आप इसमें लुका छिपी बात देखें तो वो यही है कि राजस्थान में राजस्थानी लोगों को चुनाव लड़ना। तो ये जो वो है, ये नेशनलिज्म वर्सेस रीजनलिज्म, इस तरह की जो चीज़ें सामने आती हैं, ये चुनावी पैंतरे हैं और अलग अलग राजनेता जो है इन पैंतरों को यूज़ करते हैं। नहीं, वो जब कह रहे हैं कि भाई गुजरात में ऐसा हुआ था तो मैं अपील करता हूं, मैं राजस्थानी हूं, गुजराती आके वोट मांग रहा है, उस चक्कर में मत फंसना, मैं कहां जाऊंगा।
तो आपको लग रहा है कुछ कि जो इमोशनल पिच है, इमोशनल अपील है, कहीं कुछ जारी है? देखिए, सबसे पहले तो ये सौरभ जी ये कह रहे थे, हंसते मुस्कुराते गहलोत जी कह रहे थे, कोई भी जो सुन रहा होगा अभी कहानी कुर्सी की देख रहा होगा उसको बड़ा जोर से हंसी आएगी। गुजरात में कांग्रेस जीत जाती अगर ये न कहते तो उसको हंसी आएगी ना, और क्या आएगा। 1984 का माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड टूट गया, 150 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, कांग्रेस वहां चली गई जो अकल्पनीय था, उसके बाद वो करेंगे नहीं बस हम जीत ही रहे थे। अगर मान लीजिए कि मुकाबला कुछ 2017 वाला रहा होता कि 99 भाजपा रही होती और तब ये कहते तो लोग मानते कि चलो भाई कुछ तो रहा होगा। अब ये बोलना ये थोड़ा सा हास्यास्पद हुआ, तो गहलोत जी को अपना मजाक बनाने से बचना चाहिए, पहली बात। लेकिन दूसरा क्या है, अब वो कहां जाके मोदी जी से सीख रहे हैं, जिसको कहते हैं कि जब लुटिया डूबने की ओर आ गई तब वो सीख रहे हैं। मोदी जी उस वक्त नहीं सीखे, मोदी जी पहले दिन से, जिसको कहते हैं गर्वी गुजरात, गुजरात के पहले 5 करोड़ फिर 6 करोड़ गुजरात वासियों, तो दोनों में बड़ा फर्क है। लेकिन जो अपील करनी थी उनको वो उन्होंने कर दी कि भाई राजस्थान के लोगों देखो, मैं तुम्हारा नेता हूं, मेरी गुंजाइश नहीं बन रही है, मुश्किल हो रही है। और वो ये कहे नहीं, लेकिन शायद वो भी छिपा हुआ था कि मैं अपने हाईकमान से भी लड़ रहा हूं, दिल्ली से भी लड़ रहा हूं, यहां भी लड़ रहा हूं। और एक और बड़ा रोचक मैं आपको बताता हूं, अभी से करीब 8 महीने पहले अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ था कांग्रेस का, वो ठीक तारीख मुझे नहीं याद आ रही है, उसके ठीक पहले एक कांग्रेस के नेता मिले मुझे, उन्होंने ये सिद्धांत बताया। उन्होंने कहा अगला लोकसभा का चुनाव गुजराती बनाम मारवाड़ी होने वाला है, गुजराती बिजनेसमैन इधर खड़े होंगे तो अशोक गहलोत जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे और उनके पीछे पूरा मारवाड़ी समाज खड़ा हो जाएगा। ये बाकायदा उन्होंने 15 मिनट बैठ के मुझे ये सिद्धांत समझाया। मैंने कहा कि भाई ठीक है, आप अपनी पार्टी के लिए करिए, लेकिन मजाक वजाक ऐसे न करिए कि हम लोगों को भी गंभीर लगे, थोड़ा तो बचाइए। पार्टी के लिए भी कहां करिए, पार्टी के सामने कहीं कह दिया तो वही मजाक हो जाएगा। पार्टी में ये एक चर्चा चल गई थी। जब वो अध्यक्ष पद के लिए थे तो लोग कह रहे थे कि भाई माली समाज से आते हैं, मोदी जी के सामने आएंगे, तो वो तेली समाज से आते हैं, तो मतलब एक तरह से वो एक बैठाने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब आज जब अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, तब मुझे ये उस कांग्रेसी नेता की बात पर थोड़ा थोड़ा यकीन होता है कि शायद यही वजह थी कि अंत में दिल्ली और अशोक गहलोत उनके बीच में इतनी ज्यादा कड़वाहट हो गई, क्योंकि कहीं न कहीं गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की ओर जाना चाहते थे। अब क्या हो गया, आसमान में गिरे खजूर में लटके, कितनी देर तक लटके ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। वो तमाम बातें कह रहे हैं, प्रधानमंत्री अभिनय करते हैं, ऐसे अभिनय करके बताते थे, और बाबू बन के वोट ले लिया, और मतलब उनकी आज समझ में नहीं आया कि वो कुछ हंसी मजाक के मूड में थे या गंभीरता से बात कर रहे थे। मुझे लग रहा है अशोक गहलोत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि 3 दिसंबर का वो चुनाव हारने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बहुत स्पष्ट बोल चुके हैं कि अशोक गहलोत अब कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और ये सत्य है। और जहां तक बात रही कि भविष्यवक्ता है क्या प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री भविष्यवक्ता नहीं है, प्रधानमंत्री जनता की नब्ज समझते हैं, और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव रैलियां की है, वहां पर सभाओं को संबोधित किया है, और जिस हिसाब से जनता का समर्थन मिला है, बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है वो 3 दिसंबर को सत्य होने वाला है। और जहां तक गुजरात और मारवाड़ी अस्मिता की बात जो अशोक गहलोत आज कर रहे थे, देखिए यही बात ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में की थी, जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था, कि बंगाली अस्मिता का सवाल है, गुजराती आकर यहाँ पर राज्य को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव देखो तो उद्धव ठाकरे तो हमेशा कहते ही रहते हैं इस बात को कि महाराष्ट्र की मराठी अस्मिता का सवाल है, गुजराती आकर क्या महाराष्ट्र को कंट्रोल करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर तो इतना हो गया था कि गुजरात व्यवसाय से कह दिया गया था कि अगर परिस्थिति बनेगी तो हम आपको यहाँ से बेदखल भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रांतवाद की जो राजनीति अब शुरू हो गई है। लेकिन बाकी राज्य जो ममता बनर्जी हो या उद्धव ठाकरे हो या अशोक गहलोत हो, जो प्रधानमंत्री की कॉपी करके बात बोलते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को एक गौरव दिया है। आज गुजरात की 6 करोड़ जनता अगर प्रधानमंत्री में अपने आप को गौरव देखती है, उन्होंने सुविधाएं दी है, सुरक्षा दी है, व्यवसाय दिया है, और उस राज्य को एक समृद्ध राज्य बनाया। इस कारण वहां की जनता प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात गौरव देखती रही, और आज देश के वो गौरव बन चुके हैं। अशोक गहलोत वह देने में अपने राज्य में असमर्थ रहे मुख्यमंत्री के रूप में, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप में वह असफल रही, और उद्धव ठाकरे भी मुख्यमंत्री के रूप में वह राज्य को देने में असफल रहे। इसलिए इनकी प्रांतवाद की बातें वहां की जनता सुनेगी नहीं, और प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रवाद की बात पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने। ये जो आपने प्रांतवाद की बात की ना, ये सब नेशनलिज्म वाली जो थ्योरी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो समृद्ध राज्य है वहां थोड़ी बहुत चल जाती है, महाराष्ट्र में चल जाएगी, गुजरात में शायद चल जाएगी। भाई राजस्थान का आदमी तो गुजरात में जाके काम कर रहा है, नहीं उसको गुजरात से क्या प्रॉब्लम है? देखिए, अगर इसकी बात करेंगे ना, तो तभी जब आप देखेंगे चुनाव, तो अगर कोई बाहर से कैंडिडेट आ जाता है तो बार बार बात होती है कि ये आउटसाइडर आ गया है,
उनको पैराट्रूपिंग करवा दी गई है। तो ये सारी बातें इसीलिए होती हैं चुनावों में कि बाहर, ये राज्य के चुनावों में माना जाता है कि राज्य के व्यक्ति जो हैं उनको प्रेफरेंस दी जाए, और ये एक तरह से विधानसभा चुनावों में है। वो कह तो लेकिन दिया ना गृह मंत्री ने, चुनाव तो सारे राजस्थानी लड़ रहे हैं, गुजरात से आगे वो थोड़ी चुनाव लड़ रहा बात है। ठीक है, मैं इस बात से अलग थोड़ी बात कर रहा हूँ। वो बात तो ठीक है कि अशोक गहलोत इसलिए कह रहे हैं कि उनको चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहा है, और सारे जितने सर्वे हैं, सारी जो बात एक्सपर्ट्स हैं, सब बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है राजस्थान का चुनाव जो है कंफर्टेबली जीत जाएगी, और यही कारण है कि वो इस वक्त अंत में ये इस तरह की बात कर रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, इसमें एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ समझने की है, देखिए कई बार ये कहा जाता है और ये लगता भी है कि मोदी जी भी तो गुजरात गुजरात करते हुए आए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो वो गुजरात बनाम किसी को नहीं किया उन्होंने। और यहाँ तक कि मुझे याद है कि एक बार बीच में सूरत में और वडोदरा में कुछ जगहों पर थोड़ा सा वो जिसको कहते हैं ना कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ कुछ थोड़ा सा कुछ हो गया था, तो तुरंत नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को भेजा कि ये गलती से भी रीजनलिज्म नहीं होना चाहिए, डिवीजन नहीं होना चाहिए। और जब वो गुजरात की बात करते थे तो वो बार बार जोड़ते थे कि गुजरात को हमने ये दिया और ये गुजरात का मॉडल है। दूसरा कोई भी नेता, जैसे राहुल जी ने बहुत सही बात कही कि उनसे सीख रहे हैं, छत्तीसगढ़िया चाहे हो, चाहे राजस्थान की बात हो, लेकिन इनमें से कोई भी उस तरह से वो करके नहीं दिखा पाया कि उस राज्य को प्राइड के साथ जोड़े और वो प्राइड डिवीजन की तरफ न जाए, इंस्पिरेशन की तरफ जाए। गुजरात देश भर में इंस्पिरेशन के तौर पर था। ठीक है, जो लोग मोदी से चिढ़ते हैं या मोदी से नाराज रहते हैं, वो तो जरूर गुजरात को गुजराती आ गया, गुजरात मॉडल आ गया, दो गुजराती पूरे देश को सब कब्जा कर ले रहे, ये सब सामान्य चलता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति को लगता है कि अरे भाई कहां से कब्जा कर लिया। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में आते हैं, यहां से चुनाव लड़ते हैं, काशी का आज ही देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में फिर जाएंगे। तो एक तरह से कहते हैं कि जो गुजरात मॉडल है वो पूरे देश में विकास, शांति, दंगे न होना और दुनिया के बड़े शहरों के मुकाबले मॉडल के तौर पर खड़ा होना, ये गुजरात दिखता है और इसीलिए लोग कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक, मैं सहमत हूं आपकी बात से। खास तौर पर जो भाषा राज ठाकरे बोलते हैं, संजय राउत बोलते हैं, उद्धव ठाकरे तो उतना नहीं करते, लेकिन उनकी पार्टी खूब करती है। गुजराती व्यवसायी जैसे विलन बनाने की कोशिश करने लगे आप। जब अखिलेश यादव की बात कर लीजिए, वो यूपी का चुनाव आया तो गुजरात के गधे पर पहुंच गए, बोल दिया था। ये खतरनाक है एक स्तर पर। कम से ठीक है, अशोक गहलोत ने आज पहला चरण, मुझे लगता है उस दिशा में पहला कदम उठाया है। भाषा उनकी वैसी हालांकि शैली नहीं थी। गहलोत जी की भाषा नहीं थी, उन्होंने तंज किया। और राजनीति में ये होना ही चाहिए भाई, आपको अपना अवसर आए तो करना चाहिए। अब वो कहानी भी सुनाई है जो उन्होंने, कोई संदर्भ नहीं है, मोदी ने कहीं कहा हो ऐसा तो पता ही नहीं, कहीं रिकॉर्ड में नहीं ये तो कहीं रिकॉर्ड में नहीं, लेकिन ठीक है, उनको अपना इस्तेमाल करना था, तो ये तो राजनीति में होता है। चलिए अब जरा राजस्थान में दूसरी एक बड़ी दिलचस्प कहानी चल रही है। पायलट साहब कांग्रेस पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, और मोदी जी, गृहमंत्री अमित शाह जी, वो अशोक गहलोत से कह रहे हैं कि जरा इनके बारे में दो शब्द बोल दीजिए। अशोक गहलोत साहब के पोस्टरों में सचिन पायलट को भी कहीं कहीं जगह मिलने लग गई है। शुरुआत की प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवार कांग्रेस पार्टी का ऐसा है, गांधी परिवार के लिए कह रहे थे कि जो आंख इसको दिखाए उसके पीछे पड़ जाएंगे और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही इन्होंने राजेश पायलट के साथ किया। राजेश पायलट ने इनके भले के लिए इनको थोड़ी चेतावनी, थोड़ी चुनौती देने की कोशिश की थी, तो राजेश पायलट को सजा दे दी और अब उनके बेटे को सजा देने पर तुले हुए हैं। फिर पायलट साहब का जवाब आया इस पर। सचिन पायलट को कहना पड़ा कि भाई नहीं, मेरी पार्टी में मेरा भविष्य बड़ा अच्छा है, मेरी चिंता मोदी जी ना करें, बीजेपी वाले ना करें, और हमारी पार्टी में मेरे पिताजी के साथ भी कोई खराब व्यवहार नहीं हुआ। फिर यह सवाल अमित शाह जी के सामने आ गया। अमित शाह जी ने चुनौती देकर के गेंद अशोक गहलोत के पाले में डाल दी कि गहलोत साहब दो शब्द कम से कम अशोक गहलोत के लिए बोले। तो आपको तीनों की बात सुनाते हैं, फिर बात करेंगे। पूरे कांग्रेस में जिसने परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझो। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। मैंने प्रधानमंत्री का बयान देखा और उनका जो बयान था वो तथ्यों से बहुत परे था। हकीकत यह है कि
स्वर्गीय पायलट साहब जब वायुसेना में थे, उसके बाद जनसेवा के लिए कांग्रेस पार्टी में आए और स्वर्गीय इंदिरा जी से प्रेरणा लेकर वो कांग्रेस में वो शामिल हुए। जहाँ तक उन्होंने मेरे बारे में कहा, मुझे लगता है कि मेरे वर्तमान और मेरे भविष्य की चिंता किसी को करनी नहीं चाहिए। वो चिंता हमारी पार्टी और हमारी जनता करेगी और हमारा खूब ख्याल रखेगी। जहाँ तक सोनिया गांधी जी हैं या राहुल जी और प्रियंका जी हैं, दशकों से हमारे संबंध इस परिवार से भी हैं, पार्टी के साथ तो हैं ही, और ये रिश्ता दिल का है, ये रिश्ता पुराना है। राजस्थान के संदर्भ में ये सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। चले साहब, गहलोत साहब का तस्मा ही जाति का है, मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर गहलोत साहब सचिन के लिए अच्छा 2 वाक्य बोल दे, इतना मेरा इनसे निवेदन है, अगर बोल सकते हैं तो। अब सचिन पायलट की चिंता प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, अमित शाह जी भी कर रहे हैं। बड़ा दिलचस्प हो गया सचिन पायलट, और सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए कि वो क्या कहें। नहीं, देखिए, कहते हैं ना कि अगर कुछ कहीं आग नहीं होगी तो धुआं यूं ही नहीं उठता है, और जब धुआं कहीं से उठ रहा है तो इसका मतलब आग की संभावना है, गुंजाइश बनी हुई, थोड़ी हवा जोर से दी जाए तो फिर से आग लग सकती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह वही कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह चाहे गहलोत जी के बयान पर हो या अभी इस दूसरे वाले पर, जो कहते हैं ना शार्प शूटर जो होता है कि एकदम निशाना लगा के मारा, धाए से गोली लग गई, खत्म खेल। दोनों में आप देखिए, पहले वाले में भी उसी तरह से बात की और इसमें कह रहे हैं कि अच्छा 2 शब्द सचिन पायलट के लिए अच्छा बोल दें। अब ये इतना कठिन है, गहलोत जी जो क्या क्या नहीं बोल चुके हैं सचिन पायलट को, वो अब अगर बोलेंगे भी तो भी खींच में बोलेंगे। एक तरह से आप उनसे वो करवाएंगे, उनके मुंह से वो निकलवाएंगे जो कतई वो इस वक्त बोलना नहीं चाहते। तो अमित शाह वो काम कर रहे हैं, और सचिन पायलट का संकट ये है कि भाई वहां मानेसर गुरुग्राम के होटल में आके तो बैठे थे ना, क्यों आए थे, उसकी एक वजह बता दें। तो जो अमित शाह कह रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, वो तो उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं जो किया है सचिन पायलट ने। अब चुनाव के समय में इसका ध्यान भटकाने के लिए कहें तो निश्चित तौर पर ध्यान भटकाने के लिए है, राज्य की जनता को बताने के लिए है, और उस गुर्जर वोटर को बताने के लिए है जो पहले से ही अशोक गहलोत से, कांग्रेस की सरकार से बेहद नाराज है। वो कह रहा है कुछ भी हो जाए, इस बार नहीं हम गड़बड़ाने वाले, इस बार हम भ्रम में नहीं पड़ने वाले। जहां पर सचिन पायलट का अति विश्वास लड़ रहा है, उसके अलावा सभी सीटों पर वो वोट भारतीय जनता पार्टी को देने वाले। दरअसल गहलोत साहब ने भी इसको, जो आपने गुर्जर वाली बात की ना, इसी मुद्दे से डिफ्लेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट की बात करने वाले ये बताएं ना कि गुर्जर समुदाय के इतने लोग मारे गए थे जब आंदोलन हुआ था आरक्षण के लिए, उस वक्त बीजेपी की सरकार थी। उसी बात का जवाब गृहमंत्री दे रहे थे, कह रहे थे कि उनका चश्मा ही जातिवादी है। लेकिन सचिन पायलट बुरे फंसे इस पूरे मामले में। देखिए, मुझे लगता है कि जो साफ साफ दोनों नेता बीजेपी के नहीं बोल रहे हैं वो ये है कि वहाँ सचिन पायलट को ये बोलना चाहते हैं कि देखिए कांग्रेस में अब कुछ रहा नहीं है तो आपके लिए आप हमें आके ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन वो खास तौर से साफ साफ नहीं बोल रहे। लेकिन थोड़ा इतिहास भी देख लेते हैं कि ये जो घटनाएं हैं 1997 की एक घटना है, जब सीताराम केसरी जो है वो अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे थे, तो उनके खिलाफ जो है राजेश पायलट लड़े थे, और इसके अलावा उस वक्त जो है शरद पवार भी लड़े थे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ राजेश पायलट लड़े थे। उसके बाद 2000 की घटना है जब सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष बनना था। उस वक्त जो है जितेंद्र प्रसाद जो है उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, और जो राजेश पायलट है उन्होंने समर्थन किया था जितेंद्र प्रसाद। तो ऐतिहासिक तौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो है वो उस संदर्भ में ये सारी बातें कह रहे हैं। तो मैसेज साफ है सचिन पायलट के लिए कि आप राजस्थान में अब कांग्रेस में आपके लिए कुछ नहीं है, आप हमारे साथ आइए। तो सचिन, जो इन्होंने कहा कि कहीं चिंगारी होगी उसी तो वो उनको दिख रही है, वो जो चिंगारी। तो आपको पायलट जी के घर में कहीं से चिंगारी दिख रही है? मुझे कांग्रेस के घर में चिंगारी दिख रही है, तो वो उसको हवा दे रहे हैं। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वही राजस्थान में सचिन पायलट के साथ खेल खेलना चाहते हैं जो मध्य प्रदेश में उन्होंने ज्योतिराज सिंधिया के साथ खेला था। ज्योतिराज सिंधिया को ये बार बार वो बताते रहे जब सरकार कमलनाथ की बनी कि कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया के साथ अच्छा नहीं किया। जब वो नरसिम्हा सरकार से अलग हुए तो सोनिया गांधी ने उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, माधवराव सिंधिया को कांग्रेस से बाहर निकलना पड़ा, गांधी परिवार ने उनका सहयोग नहीं किया। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री के बनने के बाद लगातार शिवराज सिंह चौहान
अमित शाह जब भी मध्य प्रदेश में गए इस बात का जिक्र करते रहे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ज़्यादा योग्य उम्मीदवार होने के बाद भी कमलनाथ पैसों की दम पर, पैसों की थैली थी, इससे मुख्यमंत्री भी बन गए। तो ये बार बार वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को याद दिलाते रहे कि आपके पिता के साथ क्या हुआ और आपके साथ क्या हुआ, आप बहुत योग्य हो लेकिन आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मुझे लग रहा है वो लगातार सिंधिया से कहते रहे, बोलते रहे, तो सिंधिया का इस पर असर हुआ और सिंधिया फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और फिर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार भी बनाई, केंद्र में सरकार भी बनाई। तो मुझे लगा जो मध्य प्रदेश में एपिसोड भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करके किया था, माधवराव सिंधिया के नाम पर, वही टैक्टिस वो राजस्थान के पिछले अंदर 5 साल में तो नहीं कर पाए समीर साहब। जब अब तो चुनाव आ गया, आप करके क्या करेंगे? उसका कारण ये है कि सचिन पायलट ने कोशिश की थी, वो सरकार नहीं बना पाए, उनके पास इतने विधायक नहीं हो पाए और अशोक गहलोत में सरकार बचा के ले गए। मध्य प्रदेश में ऐसा हो नहीं पाया। अब यह स्थिति थी कि सचिन पायलट को मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने बता दिया है कि ये जो कार्यकाल अशोक गहलोत का आखिरी कार्यकाल है और अगली बार सरकार आती है तो आप मुख्यमंत्री बनोगे। मुझे लगता है राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट आश्वासन दिया है, सोनिया गांधी ने भी उन्हें आश्वासन दिया होगा और इसी कारण वो बार बार केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने सब भूलने के लिए कहा है और आगे बढ़ने के लिए कहा है। तो मुझे लग रहा है अगर सचिन पायलट इसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, पार्टी में सक्रिय है, पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है जरूर उन्हें इस बात का भरोसा दिया गया होगा कि अब उनके साथ अन्याय नहीं होगा, पार्टी उनके साथ न्याय करेगी। आपने कहा 5 साल लग गए, उसमें कुछ नहीं हुआ, तो देखिए मोह भंग होते होते भी समय लगता है किसी चीज से। तो सचिन पायलट का वेट कर रहे हैं कि मोह भंग हो और वो आए इधर। नहीं तो क्या भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत है सचिन नहीं, पायलट मुझे की? और कोशिश हो रही है क्या? मुझे नहीं लगता। देखिए बीजेपी की स्ट्रेटजी बड़ी साफ है, वो धुआं उठते दिखना चाहिए। अब उन्हें आग लगाने की जरूरत नहीं है। आग लगाने की जो कोशिश थी वो सचिन पायलट उसमें नाकाम रहे। और देखिए राजनीति में नेता वही सफल होता है जो जब निर्णय ले तो उससे उसको हिलना न पड़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया विधायक अपने साथ लेकर आए, बाहर चले गए, बंगलोर से लौट कर आए, फिर उनके लोग चुनाव लड़े, जीत कर आए, लेकिन वो फिर डिग गए, वहां जहां खड़े हो गए तो उससे डिगे नहीं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। सचिन पायलट वहां जाकर कमजोर पड़ते हैं और सचिन पायलट बहुत लंबे समय तक कोशिश करते रहे। वो करीब 2 महीने तक इस उधेड़-बुन में रहे कि हम अपनी पार्टी भी बनाए क्या। बीच में ये ऑप्शन भी वो फ्लोट करने लगे थे, अपने एडवाइजर से बात करने लगे थे, लेकिन उसका भी साहस वो नहीं जुटा पाए। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बस इतना है कि इस वक्त सचिन पायलट की कोई वो जिसको कहते हैं जो इमोशनल वो एक कहें कि अपने लोगों के बीच में वो करना चाहते हैं, उसका लाभ कांग्रेस को न मिले, इसलिए थोड़ा सुलगता रहे, थोड़ा धुआं दिखता रहे, बस इतना चाहिए। बीजेपी को अपनी सरकार बनती दिख रही है, वो क्यों ये चाहे। सौरभ जी, आपने जो पूछा था उसका मैं एक लाइन में जवाब देना चाहता हूं। आपने पूछा था ना कि भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा लाने से। देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं देखती कि किसी नेता के आने से हमें क्या फायदा होगा, वो तो ये देखती है कि उस नेता आने से कांग्रेस को क्या नुकसान होगा। और भारतीय जनता पार्टी का ढेरों से उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी में इतने ऐसे नेता है कि जिन्हें जो कांग्रेस में सम्मान मिलता रहा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उन्हें कुछ नहीं मिला। अब एस एम कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री देख लो, भारतीय जनता पार्टी में 82 ईयर्स की एज में उन्हें कुछ नहीं मिला। नारायण दत्त तिवारी है, महाराष्ट्र के 50 से ज्यादा ऐसे नेता है जो बीजेपी में आए लेकिन उन्हें स्थान नहीं मिला। पार्टी का यह रहता है कि एक मैसेज जाएगा कि देखो कांग्रेस में अब कोई रहना नहीं चाहता, चाहे युवा वर्ग हो चाहे बुजुर्ग आदमी हो, सब कांग्रेस छोड़ के पार्टी में आ रहे हैं और ये मैसेज देने के लिए पार्टी के अंदर उन्हें शामिल कर लेते हैं।